आज का हम लोग का टॉपिक है मिडिलवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या अगर प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो इसका बहुत सारा यूज़ होता है। और ऐसा नहीं है कि मिडिलवेयर हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मिडिलवेयर हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं बहुत सारा, बट आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे, मिडिलवेयर क्या होता है, उसका यूज़ क्या है और कितने टाइप का मिडिलवेयर होता है और उसका यूज़ उसको कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एक program.cs नाम का फाइल होता है। वो जो program.cs नाम का फाइल होता है तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट का बहुत सारा कुछ का कन्फिग्रेशन करते हैं। और जब उसको तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे उस पर्टिकुलर फाइल को, जब आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारा कुछ लिखा रहता है, जैसे app.use ऑथराइजेशन, app.use ऑथेंटिकेशन, app.use राउटिंग, ठीक है, ऐसे करके app.use सेशन। तो देखोगे बहुत सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे app करके यूज़ करते हैं। वो जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली वही तुम्हारा मिडिलवेयर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिडिलवेयर होता क्या है। तो मिडिलवेयर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से कि आपका जो फ्रंट एंड है और जो आपका बैक एंड है उसके बीच में एक लेयर होता है। उसके बीच का क्या होता है? एक लेयर होता है। और कभी भी फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट बैक एंड को जाता है तो वो उस पर्टिकुलर लेयर को क्रॉस करके ही कहाँ पहुंचता है? बैक एंड में पहुंचता है। तो मिडिलवेयर इन ASP.NET Core is a software component that form a pipeline to handle request and response। जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है फ्रंट एंड से और जो भी रिस्पॉन्स जा रहा है बैक एंड से फ्रंट एंड को, वो एक तरह का पाइपलाइन होता है मिडिलवेयर। तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो इस पाइपलाइन के अंदर घुसेगा और यहां से इस पाइपलाइन को क्रॉस करते हुए पहुंचेगा तुम्हारा कंट्रोलर तक, या जहां भी पहुंचना वहां पहुंचेगा। फिर वहां से प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा फिर वो इसी पाइपलाइन से होते हुए कहां निकलेगा? तुम्हारा क्लाइंट की तरफ निकल जाएगा, फ्रंट एंड की तरफ निकल जाएगा। ये जो बीच का पाइपलाइन है, एक्चुअली हम लोग समझाने के लिए पाइपलाइन बोलते हैं, डायग्राम बना के समझाते हैं। ये पाइपलाइन एक ऐसा पाइपलाइन होता है जिसके बीच में आप बहुत सारे मिडिलवेयर को बैठा सकते हैं। और मिडिलवेयर को कैसे बैठा सकते हैं बताएंगे। तो मिडिलवेयर कहाँ होता है? इसी पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर होता है। और जब भी रिक्वेस्ट जाएगा तो इसके अंदर बहुत सारा मिडिलवेयर होगा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा जो जिसके थ्रू पहले वो जाएगा पहला मिडिलवेयर के पास। इस ऑर्डर में आप मिडिलवेयर को रजिस्टर करते हैं उसके हिसाब से पहले के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। अगर बहुत सारा है तो सबके पास जाएगा। सबके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा रहेगा, तो जिसके पास जाएगा वो अपना काम करेगा और फिर अगले वाले को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। फिर मान लो कि दूसरे वाले के पास गया, वो अपना काम किया, फिर वो अपना अगले वाले को फॉरवर्ड कर देगा। फिर मान लो कि वो तीसरे के पास क्या वो काम किया, फिर वो अपने अगले वाले के पास चला जाएगा। जितना भी तुम्हारा मिडिलवेयर होगा सारे मिडिलवेयर को क्रॉस करते हुए आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिसोर्स तक पहुंचेगा। अब उसमें क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे काम होता है वो बताते हैं। इसको मेन समझना जरूरी है कि रिक्वेस्ट पाइपलाइन क्या होता है। उसके अंदर तुम्हारा अलग अलग मिडिलवेयर हो सकता है। कितना मिडिलवेयर हो सकता है उसका कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितना ही हो सकता है। आपको जितना प्रोसेस कराना है रिक्वेस्ट के समय या रिस्पॉन्स के समय उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? मिडिलवेयर चूज कर। एक मिनट रुक जाओ। मान लो दिख नहीं रहा है, क्या बोल रहे हो? मिडिलवेयर के पास जाएगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगा। तुम्हारा क्वेश्चन है कि पहले मिडिल के पास जाता है कि पहले कंट्रोलर के पास जाता है। तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ क्लियर, देखो रिसोर्स यहाँ पे है, तुम्हारा कंट्रोलर या जो भी चीज़ हो यहाँ पे है। अब एक रिक्वेस्ट जब आएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि अलग अलग मिडिलवेयर हो, मिडिलवेयर 1, मिडिलवेयर 2, मिडिलवेयर 3। ये जो जितना भी मिडिलवेयर होगा वो सारा कहाँ रहता है? इसके अंदर बैठा रहता है। रिक्वेस्ट आएगा पहले मिडिलवेयर के पास आएगा, ये इसके उसको जो काम बताया गया वो अपना काम करेगा। और हाँ, हर मिडिलवेयर में दो तरह का जनरली काम बताया रहता है। एक, जब रिक्वेस्ट आएगा तब क्या करना है वो काम करके फिर अगले मिडिलवेयर को फॉरवर्ड कर देगा।
फिर वो अपना जो मिडलवेयर 2 के पास गया, वो अपना क्या करेगा, जो काम बताएगा कि रिक्वेस्ट में क्या करना, वो अपना काम करेगा। ये चेन बनाता है और ये आगे फॉरवर्ड करते चला जाता है। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते चला गया और तब जब लास्ट मिडलवेयर को क्रॉस करता है तब जाके वो कहाँ पहुंचता है, रिसोर्स में। अब यहाँ कंट्रोलर के पास गया, वहां प्रोसेस हुआ, वहां से व्यू बना। अब ऐसा नहीं कि व्यू बना तो डायरेक्ट वो क्लाइंट के पास चला जाएगा, नहीं, अब ये प्रोसेस रिवर्स होता है। यहां से फिर आएगा किसके पास, मिडलवेयर 5 के पास, रिवर्स ऑर्डर में होगा। अब यहां पे हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि हम पहले क्या बताए कि मिडलवेयर के पास 2 पार्ट होता है, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स। तो कोई कोई मिडलवेयर में दोनों होता है, कोई कोई मिडलवेयर में एक होता है कि ठीक है, अगर रिक्वेस्ट के समय तो रिक्वेस्ट होते समय क्या काम करना है, और अगर दोनों है तो रिस्पॉन्स जाते समय फिर क्या काम करना। अगर मान लो कि सिर्फ रिक्वेस्ट वाला बताया गया, रिस्पॉन्स वाला नहीं बताया गया, तो सिर्फ जाएगा उसके पास, लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन वो अभी भी वापस जाएगा तो सबके पास जाएगा। मान लो कि इसके पास दोनों है, तो इधर से आते समय भी कुछ काम करेगा और जाते समय भी जो काम बताएगा वो अपना काम करेगा। फिर इसके पास आया, इसके पास भी दोनों बताया हुआ है, तो आते समय भी कुछ काम होगा, जाते समय भी कुछ काम होगा। इसके पास आया तो मान लो सिर्फ आते समय वाला बताया गया, ठीक है, तो आते समय वाला काम होगा, या इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से अपना चेन के हिसाब से अगले को फॉरवर्ड कर देगा, कोई काम नहीं करेगा। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जितना मिडलवेयर के पास रिक्वेस्ट के समय गया है, रिस्पॉन्स के समय भी उतना ही मिडलवेयर के पास जाएगा, तब जाके फाइनली कहाँ जाएगा, रिस्पॉन्स जाएगा। तो ये पूरा का पूरा साइकिल इस तरह से चलता है, और भी डायग्राम में आगे बताएंगे। Each component in a pipeline can choose to pass the request to the next component, perform work before or after the next component। यहाँ क्लियर किया हुआ देखो कि हर कंपोनेंट के पास जाएगा, कंपोनेंट मतलब मिडलवेयर, और वो चूज करेगा कि हमको अपना रिक्वेस्ट के समय जो काम करना है वो करके आगे भेज देगा। फिर इसके पास जो है रिक्वेस्ट के समय जो काम बताएगा वो करके आगे भेज देगा, इसके पास जो रिक्वेस्ट के समय काम बताएगा वो करके आगे भेज देगा। ऐसे करके प्रोसेस चलते रहेगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सर्किट का। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा तुम्हारा मिडलवेयर है जो हो सकता है कि वो आगे रिस्पॉन्स भेजे ही ना, मतलब आगे रिक्वेस्ट भेजे ही ना। वो बताएंगे जब हम लोग उसको कस्टम मिडलवेयर बनाएंगे तो ऐसा होता है। तो देखो, अगर अपने नॉर्मल केस में क्या होता है कि एक मिडलवेयर के पास गया, वो अपने अगले को भेज दिया, फिर वो अपने अगले को भेज दिया, अपने अगले को भेज दिया। लेकिन कभी कभी एक कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि वो अपने अगले वाले को भेजेगा ही नहीं, वहीं पे हो सकता है कि रिक्वेस्ट को टर्मिनेट कर दे। जैसे बहुत समय होता है क्या है कि जब तुम्हारा रिक्वेस्ट आता है तो पहले ही ऑथेंटिकेट हो जाता है, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, कंट्रोलर के पास। मान लो कि एक एग्जांपल ले लो, तुम्हारा जितना भी रिसोर्स है सबके ऊपर ऑथराइज लिखा हुआ, मतलब बिना लॉगिन का आप कोई भी रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। तो मान लो कि तुम्हारा यूज ऑथेंटिकेशन ये है, एक एग्जांपल ले लो, यूज ऑथेंटिकेशन ये है M2। जो तुम्हारा M2 है वो तुम्हारा क्या है, यूज ऑथेंटिकेशन लोग मान के चल रहे हो उसको, ये यूज ऑथेंटिकेशन है। तो जैसे इसके पास है M1 के पास, M1 M2 के पास भेजा, यहां पे ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। जैसे फेल हो गया तो यहीं से वो क्या करेगा, यहीं से वो पीछे भेज देगा, आगे नहीं भेजेगा। यही क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। मतलब वो अपने अगले वाले को ना भेज के यहीं पे अगर रिक्वेस्ट को टर्मिनेट कर दिया तो इसी को क्या बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट के बारे में आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यही बोला गया कि कोई भी मिडलवेयर या तो आगे भेजेगा या तो शॉर्ट सर्किट करेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करेगा मतलब आप अपने अगले वाले को फॉरवर्ड नहीं कर रहे, पहला चीज। दूसरा चीज हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर आपको ये पूछा जाएगा कि क्या मिडलवेयर के पास कब जाता है, तो रिक्वेस्ट के समय भी जाता है, रिस्पॉन्स के समय भी जाता है। उसका ऑर्डर क्या होगा, तो रिक्वेस्ट के समय जिस ऑर्डर में उसको रजिस्टर किया गया है, ठीक है, उसी ऑर्डर में। मान लो कि पहला मिडलवेयर ने तो M1 के पास जाएगा, फिर M2 M3 M4 M5। लेकिन रिस्पॉन्स के समय वो क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में जाता है। जो सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट के समय गया था उसके पास सबसे फर्स्ट में जाएगा, फिर उसके बाद वाले के पास जाएगा, फिर उसके बाद वाले के पास जाएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में वो चलते चला जाएगा। हाउ मिडलवेयर वर्क, ये काम कैसे करता है, तो यहाँ एकदम सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। इमेजिन अ कन्वेयर बेल्ट वेयर ईच स्टेशन परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क ऑन द आइटम बिफोर इट मूव टू द नेक्स्ट। अब तुम लोग अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कन्वेयर बेल्ट, ये कन्वेयर बेल्ट के बारे में समझ रहे हो कि नहीं। जो फैक्ट्रीज होता है तो बहुत सारे फैक्ट्रीज में क्या होता है, अलग अलग स्टेशन होता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है किसी चीज़ का, सपोज मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक कन्वेयर बेल्ट होता है, और उस पर मान लो कि पहला स्टेज में जाएगा, वहाँ पे कोई एक आदमी है, वो मान लो कि उसका एक पहला कॉम्पोनेंट वहाँ पे रख दिया, फिर वो बेल्ट क्या होगा, वो मूव करते रहता, फिर अगले के पास चला गया। अब मान लो मोबाइल है तो मोबाइल का मान लो कि बेस वहाँ पे रख दिया, फिर अगले के पास गया,
तो वो उसमें क्या किया, बोर्ड लगा दिया, फिर उस अगले के पास गया तो वो हो सकता है उसमें बैटरी लगा दे, फिर वो बेल्ट आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा, अलग अलग स्टेशन पे जाएगा, वहां लोग होगा और वो अपना 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 काम उसके अंदर करते चला जाएगा। फिर आगे जाएगा तो हो सकता है कि वो क्या करे, उसमें उसका डिस्प्ले लगा दे, फिर उसके आगे गया तो हो सकता है उसका पूरा बैक कवर लगा दे, फिर आगे गया तो हो सकता है कि उसके ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह लगाना होता है, जो EMI IMEI कोड वगैरह का जो स्टिकर होता है वो लगा दिया, फिर आगे गया तो उसको पैक कर दिया। एक कन्वेयर बेल्ट है और वो हर स्टेशन पे जाएगा और हर स्टेशन अपना जो उसको काम बताएगा वो काम करके अगले वाले को फॉरवर्ड करते चला जाएगा। तो सेम चीज यहां पे भी होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट एंटर्स। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगा वो पाइपलाइन के अंदर जाएगा, एंड इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट एंटर इन द मिडलवेयर पाइपलाइन। फिर ऑर्डर एग्जीक्यूशन, द रिक्वेस्ट ट्रेवल थ्रू द ईच मिडलवेयर कंपोनेंट इन ऑर्डर दे वेयर एडेड टू द पाइपलाइन। अब देखो ये थोड़ा सा समझाने के लिए हम एक प्रोजेक्ट खोलते हैं कि जो ऑर्डर का बात कर रहा है वो क्या है। हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट जो पिछले बना रहे थे उसी को ओपन करते हैं और हाँ, यहां पे देखो क्या है, ये देखो यहां पे ऐप जो बिल्ड हो गया तुम्हारा, ऐप बिल्ड होने के बाद अब यहां से देखो ये यूज हो रहा है, ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलर, ऐप डॉट यूज HSTS, फिर ऐप डॉट यूज HTTP रिडायरेक्शन, फिर यूज राउटिंग, यूज ऑथराइजेशन। तो ये जिस ऑर्डर में, मान लो सबसे पहले किसके पास जाएगा, अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो सबसे पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। तो जिसका जो काम बताया गया फिर इसके पास जाएगा और फिर इसके पास जाएगा, ठीक है। और जब वापस आएगा तो फिर कैसे चलेगा, उल्टा चलेगा, या इसके पास नहीं जाएगा, ये तो दूसरा कुछ है, यहां से, ठीक है। ये भी मैप स्टैटिक एक्सेस जो है ये भी फिर जब वापस आएगा तो यहां से शुरू होगा, या ये इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये ऐप बिल्ड होने के बाद जो काम करते हैं वो तुम्हारा, हम लोग मिडिलवेयर ऐड करने का काम करते हैं। जिस ऑर्डर में मिडिलवेयर ऐड किया गया है उसी ऑर्डर में वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा रिक्वेस्ट के समय, और उसके रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा जब तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा तब। फिर होता है प्रोसेसिंग, ईच मिडिलवेयर कंपोनेंट कैन इंस्पेक्ट द रिक्वेस्ट, जिसके पास जाएगा वो रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करेगा, मॉडिफाई इट, उसको जो काम बताया गया है उसको मतलब मॉडिफाई करेगा, और परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन इट, और जो भी काम बताया गया है अपना काम करके आगे फॉरवर्ड करते चला। ये पूरा प्रोसेस चलता है। एक डायग्राम देखो यहां बना हुआ होगा आगे। अच्छा, प्रोसेस करने के बाद जिसको जो काम बताया दिया काम किया, उसके बाद वो दो काम कर सकता है, या तो वो नेक्स्ट कर सकता है या तो वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है। नेक्स्ट करने के लिए क्या होता है कि जब हम लोग मिडिलवेयर बनाएंगे अपने से, ये भी तो हम लोग यूज करने सीख रहे हैं, इफ अ मिडिलवेयर कॉल्स द नेक्स्ट, द रिक्वेस्ट पास टू द नेक्स्ट कंपोनेंट इन द पाइपलाइन। तो अगर उसके अंदर मान लो कि नेक्स्ट मेथड कॉल कराया गया है तो वो मान लो M1 के पास M1 के बाद M2 को भेज देगा, M2 में नेक्स्ट कॉल कराया गया है तो M3 के पास भेज देगा, M3 के पास नेक्स्ट कॉल कराया गया तो M4 को भेज देगा। तो ऐसे वो आगे को फॉरवर्ड करते चला जाएगा। लेकिन इफ अ मिडिलवेयर डज नॉट कॉल द नेक्स्ट, अगर वो नेक्स्ट को कॉल नहीं करता है तो इट्स शॉर्ट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। इसमें क्या होता है, द पाइपलाइन प्रिवेंटिंग सबसिक्वेंट मिडिलवेयर कंपोनेंट फ्रॉम प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। तो ये क्या करेगा कि अपने अगले वाला जस्ट उसके बाद वाला जो है उसके पास जाने से रोक देगा वो। दिस इज ऑफन फॉर थिंक लाइक ऑथेंटिकेशन फेलियर और स्टैटिक फाइल सर्विंग। जैसे मान लो कोई रिक्वेस्ट आया और तुम्हारा ऑथेंटिकेशन का जो मिडिलवेयर है उसको बताया गया कि आपको क्या करना है, यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करना है। एक एग्जांपल ले लो, हम लोग JWT पढ़े ना, तो JWT में क्या होता है कि आपका जो भी ऑथेंटिकेशन, JWT आया मान लो, और JWT आया वहां पर ऑथेंटिकेट किया, वो उसमें सिग्नेचर सही नहीं मिला या यूजर नेम सही नहीं मिला या किसी भी रीजन से, या वो एक्सपायर हो गया है, तो वो तुमको आगे जाने देगा, नहीं जाने देगा ना। वहीं पे क्या करेगा, रोक देगा, और वहीं से क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेज देगा कि भैया ये आगे नहीं जा सकता, आप ऑथराइज यूजर नहीं है। या फिर स्टैटिक फाइल सर्विंग, मान लो कि हम लोग देखे थे ना कि इसमें स्टैटिक फाइल भी बना सकते हैं, नॉर्मल HTML फाइल भी, www रूट के अंदर जाओ HTML फाइल बना दो। तो आप स्टैटिक फाइल्स भी, कोई जरूरी नहीं कि आप होम पेज बना रहे हैं तो आप व्यू के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू ही बनाएंगे, आप नॉर्मल स्टैटिक फाइल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा स्टैटिक फाइल का कॉल हो गया जो स्टैटिक फाइल है ही नहीं तुम्हारे पास, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो किसके पास भेजेगा, तो मिडिलवेयर से ही लौटा देगा कि भाई आप जो रिसोर्स को सर्च कर रहे हैं वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे होता है कि जब मिडिलवेयर बनाया जाता है तो वहां पे कंडीशन दिया जाता है कि अगर ये कंडीशन सही हुआ तो नेक्स्ट कॉल कराओ, और नहीं तो क्या करो, नेक्स्ट मत कॉल कराओ। यहां पे ऐसा नहीं कि नेक्स्ट नहीं कॉल कराओ तो कुछ और कॉल कराओ, नेक्स्ट कॉल होगा तो आगे बढ़ने देगा, नेक्स्ट कॉल नहीं होगा तो वहीं से वापस कर देगा, बीच से ही आपको वापस भगा देगा। समझ में आ रहा है। तो अगर आप मान लीजिए कि एक सिंपल एग्जांपल ले लो,
कि बहुत समय देखोगे कि कहीं पे आप जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस होता है, 3-4। जैसे आप कोई पासपोर्ट बनवाने चले जाओ, तो पासपोर्ट बनवाने जाओगे तो तुमको 3-4 लोग के साथ 3-4 स्टेज होता है। पहले ये काउंटर पे जाइए, वहाँ पे ये काम कराइए, फिर दूसरा काउंटर पे जाइए, फिर वो काम कराइए, फिर तीसरा काउंटर पे जाइए। तो अगर मान लो जब तक तुम्हारा सारा प्रोसेस सही होते जा रहा है, जहाँ पे गए जो डॉक्यूमेंट खोजा तुम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए, जो तुमसे सवाल हुआ उसका सही सही आंसर दे दिए, ठीक है, तो फिर तुमको अगले पे भेज देगा। फिर वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना वहाँ पे गए, वहाँ पे जो तुम्हारा वेरिफिकेशन अगर सब कुछ सही तो अगले को भेज दिया। लेकिन तीसरे में गए और वहाँ बोला कि आप आधार कार्ड दिखाइए, तुम वहाँ पे फोटो कॉपी दिखा रहे हो, जेरोक्स, ठीक है। और बोला नहीं यहाँ पे तो ओरिजिनल आपको दिखाना है। बोला सर ओरिजिनल तो घर में छूट गया, तो क्या करेगा? बोले जाइए तब घर से ओरिजिनल लेके आइए। वहीं से तुमको वापस कर दिया, फिर अगले स्टेज में वो जाने नहीं देगा। तो यही होता है तुम्हारा क्या कि एक हर जगह कंडीशन होता है, कंडीशन के विषय या तो नेक्स्ट होगा या तो वहीं से तुमको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो जो रिटर्न करता है उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है कि मिडिलवेयर में शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो वहां पे क्या बताना है कि व्हेन द मिडिलवेयर डज नॉट कॉल द नेक्स्ट मेथड इट्स शॉर्ट सर्किट। बोलेगा व्हाट हैपन व्हेन शॉर्ट सर्किट विल ऑकर, तो क्या होगा, योर रिक्वेस्ट, वो क्या करता है वो, योर रिक्वेस्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, एंड वहीं से क्या कर देगा, रिटर्न बैक टू द ब्राउजर, या जो भी तुम्हारा क्लाइंट है या फ्रंट एंड उसको वापस भेज देता। जो भी मैसेज, जैसे मान लो कोई एरर कोड भेज देगा 404, जो भी जिस चीज से रिलेटेड है, मान लो ऑथेंटिकेशन फेलियर हो तो उससे रिलेटेड एरर कोड भेज देगा। अगर मान लो रिसोर्स नहीं मिला तो उससे रिलेटेड एरर कोड भेज देगा, तो वो रिसोर्स कोड रिटर्न एरर कोड रिटर्न कर देता ब्राउजर को। ये तुम्हारा क्या हो गया कि प्रोसेस होने के बाद या तो नेक्स्ट होगा या तो शॉर्ट सर्किट होगा। हाँ बोलो। नहीं, रन का मतलब है फाइनली ऐप रन करेगा, ये तुम्हारा मिडिलवेयर नहीं है। उसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स रिटर्न। एक बार नेक्स्ट या शॉर्ट सर्किट होते होते अपना रिसोर्स तक पहुंच गया। रिसोर्स का मतलब जो भी कंट्रोलर, जो भी एक्शन मेथड के लिए रिक्वेस्ट आया है वहां तक पहुंच गया। वंस द रिक्वेस्ट रीच टू द एंड ऑफ द पाइपलाइन और इज शॉर्ट सर्किटेड, द रिस्पॉन्स ट्रेवल बैक थ्रू द मिडिलवेयर कंपोनेंट इन रिवर्स ऑर्डर। जो भी हम बताएं वो रिवर्स ऑर्डर में जाना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक चीज और समझ लो, जैसे यहां पे मान लो है, अगर इधर से आ रहा और यहां शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट के बाद यहां से सीधे या आगे तो नहीं जाएगा, लेकिन पीछे जाने के लिए ऐसा नहीं कि सीधा निकल के और सीधा यहां पहुंच जाएगा। जहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे मान लो मिडिलवेयर 3 में हुआ, ठीक है, तो 3 में हुआ तो फिर वो क्या होगा, 2 के पास जाएगा वापस, 1 के पास जाएगा, तब फिर वापस आगे जाएगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट का मतलब कि सबको बाईपास करके वहीं से वापस अलग रास्ता पकड़ लेगा, नहीं। अगर प्रोसेस होकर वापस जा रहा तभी भी सारे को पार करके जाएगा, और बीच में कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर बार 2 में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फिर इधर भी ये थोड़ा सा यहाँ नंबरिंग वगैरह गलत है, एआई से बना हुआ, इसलिए स्पेलिंग भी तुमको इसमें गलत दिखेगा कहीं कहीं पे। लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो, अरे यार ये क्या हुआ, स्क्रीन दिख रहा है ना, अगर मान लो यहाँ पे पहला मिडिलवेयर के पास आया, फिर दूसरे के पास आया, फिर तीसरे के पास आया, चौथे के पास आया, पांचवा, छठा, सब नेक्स्ट होते चला गया, वापस आ गया, यहाँ काम हुआ, काम होने के बाद फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, और ऐसे करके फिर रिस्पॉन्स में चला। लेकिन इन केस मान लो कि यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसा नहीं कि यहीं से सीधा रास्ता ऐसे पकड़ लेगा, ऐसा नहीं करेगा। फिर वो यहां से जो पीछे जितना मिडिलवेयर क्रॉस किया है उसको वो क्रॉस करके ही फिर वापस कहाँ जाएगा, वापस आगे नहीं जाएगा, आगे रिस्पॉन्स नहीं होगा, आगे मतलब रिसोर्स तक नहीं पहुंचने देगा, या आगे का मिडिलवेयर तक नहीं पहुंचने देगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो यहीं से वापस हो जाएगा, जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में वापस जाएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मिडिलवेयर को जो समझना जरूरी है, जैसे ऑर्डर मैटर्स। द ऑर्डर इन विच मिडिलवेयर कंपोनेंट आर एडेड टू द पाइपलाइन इज क्रूशियल एंड इट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। जब आप मिडिलवेयर को ऐड कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ता है कि मेरा जो मिडिलवेयर है वो कब काम करना चाहिए, इसको कहां रखना, उसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। जैसे हम पहले बताए थे कि अगर मान लीजिए कि आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दोनों यूज कर रहे हैं, तो ऑथराइजेशन से पहले ऑथेंटिकेशन हो, क्योंकि जब तक आप ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ठीक है आप वैलिड यूजर हैं, लेकिन जो रिसोर्स है उसको यूज करने के लिए ऑथराइज है कि नहीं, मतलब रोल वाला काम आरबीएसई में होता है। तो जब तक हम यूजर वैलिड है कि नहीं है ये चेक नहीं होगा, तब तक कैसे चेक होगा कि हम उसके लिए उस काम के लिए ऑथराइज हैं कि नहीं है। मान लो हम बैंक में घुस रहे हैं या हम अपने कॉलेज में घुस रहे हैं और मेरे पास आईडी कार्ड है, तो गार्ड तो हमको अंदर जाने देगा, लेकिन हम स्टाफ रूम में जा सकते हैं कि नहीं,
स्टाफ रूम को यूज कर सकते कि नहीं, हम प्रिंसिपल के चेयर पे बैठ सकते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो आप एक बार कॉलेज में घुसिएगा, उसके बाद ही ना पता चलेगा कि आपके पास जो स्टाफ टीचर का या स्टाफ का कार्ड होगा तो आप स्टाफ रूम में जा सकते हैं। आप अगर आपका कार्ड जो है अगर आपका प्रिंसिपल का है तो आप प्रिंसिपल के रूम में जा सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्टूडेंट का है तो आप क्लासरूम में जा सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं, कैंटीन में जा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन जब तक आप कॉलेज में नहीं घुसेंगे तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो पहले ऑथेंटिकेशन होता है, यूजर नेम पासवर्ड चेक होता है, उसके बाद फिर चेक होता है कि आप एडमिन हैं, कि आप यूजर हैं, कि आप स्टाफ हैं, कि आप एग्जीक्यूटिव है, कि आप मैनेजर हैं, जो भी है, फलाना ढेकाना जो भी है। तो इसलिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप ऑर्डर गड़बड़ करिएगा तो हो सकता है आपका प्रोसेस गड़बड़ हो जाए। जैसे हम बताए भी थे कि एक बैच में पढ़ रहे थे, हम ध्यान नहीं दिए, पढ़ा रहे थे और JWT का पढ़ा रहे थे, 3 दिन हम पागल हो गए। और वहाँ हुआ यही था कि हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पहले लिख दिए, ऑथेंटिकेशन बाद में लिख दिए, अब वो JWT को वैलिडेट ही नहीं कर, प्रॉब्लम हो जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला होता है रिक्वेस्ट डेलीगेट। ईच मिडलवेयर कंपोनेंट इज एसेंशियली अ रिक्वेस्ट डेलीगेट। रिक्वेस्ट डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट उसके पास आएगा और वो काम करके अपने अगले वाले को फॉरवर्ड करेगा। तो कभी भी जब आपका कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह फॉरवर्ड होता है उसको डेलीगेशन बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि आपका जो मिडलवेयर होता है एक तरह से रिक्वेस्ट डेलीगेट होता है, दैट टेक द एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट एज इनपुट एंड रिटर्न अ टास्क। ये क्या करेगा, जब भी कोई मिडलवेयर कॉल होगा तो उसके पास क्या जाएगा, एक एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट जाएगा, का ऑब्जेक्ट जाएगा, और वो काम करके क्या रिटर्न करेगा, एक टास्क का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। चेनिंग, मिडलवेयर कंपोनेंट आर चेन्ड टुगेदर। हम पहले बताया चेन में बंधा रहता है, इससे यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां एक एक करके ही जाएगा, कोई किसी को स्किप नहीं करेगा जब तक कि शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। ठीक है, तो यहां चेनिंग होता है। फॉर्मिंग लिंक्ड लिस्ट, एक तरह से लिंक लिस्ट होता है कि ये काम किया फिर अपने अगले वाले को फॉरवर्ड कर दिया। डेटा स्ट्रक्चर में तुम लोग कभी हो सकता है पढ़े होगा लिंक लिस्ट, जहां पे क्या होता है, नोड्स होता है और आप एक नोड के पास जाते हैं, उसके पास अगले का एड्रेस होता है, वो उसके पास जाते हैं तो उसके पास अगले का एड्रेस होता है, तीसरे का, फिर वो ऐसे करते 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 आप अगले 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 करके पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो एक के पास दूसरे का होगा, दूसरे के पास तीसरे का होगा, तीसरे के बाद चौथे का होगा, चौथे के बाद पांचवे का होगा। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस समय तो मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था, ना के बराबर किसी के सबके पास था। उस समय लैंडलाइन हुआ करता था। तो हम लोग एक जगह कोचिंग करते थे तो वहाँ पे जो सर थे, और उस समय कॉलिंग भी बहुत महंगा था, तो अब अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला भी चाहेगा कि हम सबको कॉल करें तो इतना महंगा पड़ जाता उसको, 40 बच्चा है, और एक टीचर के लिए या कोई भी कोचिंग के लिए ये पॉसिबल नहीं कि अब सबको बैठ के फ़ोन घुमाएगा। SMS व्हाट्सएप का तो ज़माना था नहीं कि ग्रुप बना के डाल दिए मैसेज सबको पता चल गया। तो कभी क्लास कैंसिल हुआ या कुछ हुआ या कभी एक्स्ट्रा क्लास लगा तो सबको इन्फॉर्म करना है। तो वो क्या दिमाग लगाए, हम लोग के जो प्रोफेसर थे, टीचर थे, वो बोले कि एक काम करते हैं, हम एक का नंबर रखते हैं। मान लो कि हम विकास का नंबर रख लिए, अब विकास मनीष का नंबर रखेगा, मनीष दीपक का नंबर रखेगा, दीपक किसी और का नंबर रखेगा। तो यहां क्या होगा कि सबको एक एक कॉल ही करना पड़ेगा। हम विकास को बोल दिए, विकास मनीष को बोल दिया, मनीष दीपक को बोल दिया, दीपक स्नेहा को बोल दी, स्नेहा उसको बोल दिया, और सबके पास एक एक नंबर, सबका एक एक कॉल का पैसा लगा। ठीक है, और सबको ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ा, सबको एक एक कॉल ही करना पड़ा, सबके पास इंफॉर्मेशन चला गया। तो उसी को क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट बोलते हैं, कि एक के पास अगले का, उसके पास अगले का, कोई तीसरे का, मान लो अगर हम चाहेंगे कि हम किसी और को नहीं करेंगे, हम लोग जब भी करेंगे जो सीक्वेंस बताएगा उसी सीक्वेंस, एक को डेलीगेट कर दिया गया, हमको डेलीगेट किया गया, हम अगले को फॉरवर्ड कर दिए, बता दिए इन्फॉर्मेशन, वो अगले को बता दिया, वो अगले को बता दिया, वो अगले को बता दिया, ऐसे करके पूरा चेन बन जाता था। तो वो एक जमाना था, हम लोग देखे हैं। आगे आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन। मिडलवेयर इज कॉन्फ़िगर्ड इन program.cs। मिडलवेयर कहां कॉन्फ़िगर होगा, program.cs में। फाइल यूजिंग एक्सटेंशन मेथड ऑफ आई एप्लीकेशन बिल्डर। अब यहां पे एक्सटेंशन मेथड्स होता है, ये जितना भी तुम लोग देखते हो यहां पे, यूज वाला, यूज ऑथराइजेशन, यूज राउटिंग, यूज एचटीटीपी रिडायरेक्शन, इसके लिए क्या बनता है, क्लास बनता है, और उस क्लास के अंदर एक मेथड बनता है, और वो क्लास जो बनता है वो एक आई एप्लीकेशन बिल्डर नाम का इंटरफेस होता है, उसको इनहेरिट करके बनता है। जब हम लोग कस्टम बनाएंगे तो उस समय बताएंगे। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मिडलवेयर के पास हो सकता है। अब बात आता है कि मिडलवेयर दो तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा बिल्ट इन, कोई भी मिडलवेयर जो होगा वो दो तरह का होगा। एक होता है बिल्ट इन मिडलवेयर। बिल्ट इन किसको बोलते हैं, बिल्ट इन बोलते हैं जो बना बनाया मिडलवेयर आपको मिलता है, जो आपको ASP.NET प्रोवाइड करता है, जिसका पहले से काम बताया गया, आप वो मिडलवेयर यूज करिए, काम हो जाएगा। और दूसरा होता है कस्टम मिडलवेयर, मतलब जो बिल्ट इन मिडलवेयर बताया गया है उसको छोड़ के अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए मेरे पास बिल्ट इन मिडलवेयर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग अपना मिडलवेयर जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कस्टम मिडलवेयर बोलते हैं, या यूजर डिफाइंड मिडलवेयर भी बोलते हैं। अभी हम लोग कुछ कॉमन देखो, हम क्या बताए कि यहां पे सैकड़ों हजारों मिडलवेयर है,
लेकिन कुछ ऐसा कॉमन है जो आपको हमेशा देखने को मिल जाता है या बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ में है और बेसिक ऐप तुम्हारा जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर भी यूज़ होता है। तो ASP.NET Core प्रोवाइड द रिच सेट ऑफ बिल्ट इन मिडिलवेयर्स फॉर कॉमन वेब डेवलपमेंट टास्क, जो कॉमनली हर वेब डेवलपमेंट टास्क में आपको जरूरत पड़ जाता है, उसके लिए इसका यूज़ होता है। आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे लिस्ट बताया हुआ है। जैसे अगर तुम लोग ये तो बताए भी हम डेटा दिखा को, ये टेक्स्ट तुम लोग को दिखा दिए पहले भी कि ये सब जो जितना भी app.use वाला दिखता है ये सारा का सारा क्या है, बिल्ट इन है और हम लोग अपना भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है लेकिन यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, हम ये सारे का अलग से बना दिए डिटेल में। बहुत जगह आपको देखने को मिलता है app.use डेवलपर एक्सेप्शन पेज। ये क्या है? तो अगर इसको आप ऐड करते हैं app.use डेवलपर एक्सेप्शन पेज, पहले तो समझ लीजिए कि ये हमारा बिल्ट इन है, पहले से बनाया है। इज अ मिडिलवेयर इन ASP.NET Core दैट शो डिटेल्ड एरर इंफॉर्मेशन लाइक स्टैक ट्रेस, एक्सेप्शन मैसेज etc व्हेन एन एक्सेप्शन ऑकर ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। देखो, कभी भी आपका कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग का डेवलपमेंट फेज में, ध्यान देना ये हमेशा डेवलपमेंट फेज में ही यूज होता है, ये कभी भी तुम्हारा प्रोडक्शन फेज में इसको यूज नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है लेकिन किया जाना नहीं चाहिए। तो ये करता क्या है कि अगर आपका इन केस किसी भी तरह का एक्सेप्शन आता है तो आपको एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना है। जो एक्सेप्शन आ रहा है तो किस रीजन से आ रहा है उसका पूरा डिटेल देखना। तो एक्सेप्शन का डिटेल कहाँ मिलता है? हम लोग पढ़े स्टैक ट्रेस, जो कि कभी भी एक्सेप्शन आने पे जो प्रिंट हो जाता है सारा इन्फॉर्मेशन, कौन सा लाइन में हुआ, कौन सा मैसेज में हुआ, कौन सा मेथड में हुआ, वो मेथड किसको कौन कॉल कराया था, उसको कौन कॉल कराया था, उसको कौन कॉल कराया था, तो पूरा जो होता है उसको स्टैक ट्रेस बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी आप डेवलप ही कर रहे हैं, और अगर किसी भी तरह का एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्शन एक पूरा का पूरा डिटेल्ड पेज बन के आपको दिख जाए, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज। इसीलिए देखोगे इसको यहां पे डाला जाता है ज्यादातर। अगर ईच डेवलपमेंट है तो यही पे इसको डाला जाता है। ये अभी तो ये इस तरह से दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या डाला जाता है? इसके जगह पे डाला जाता है app.use डेवलपर एक्सेप्शन पेज, बस इसके अंदर कुछ नहीं देना हो। तो अगर ये डेवलपमेंट में है तो इसको कॉल करा देगा, ठीक है। और अगर डेवलपमेंट में नहीं है, प्रोडक्शन में है, इसको बाहर लिखते हैं जनरली app.use एक्सेप्शन हैंडलर। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला कॉल होता है तो ये कॉल होने का मतलब क्या होता है? ये कॉल होने का मतलब होता है कि आपका सारा इंफॉर्मेशन दिखा देगा। तो सोचो कि कभी मान लो कि तुम्हारा ये बनाए कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए, कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ गलत लिख दिए और उसके कारण से कोई एक्सेप्शन आ गया, तो कभी कभी होता क्या कि वो कनेक्शन स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है और वहां पर हाईलाइट कर देता है कि यहाँ पे ये गलत सिंबल आप डाल दिए हैं जिसके कारण से एक्सेप्शन आ रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। अब तो यूजर को पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग दिख जाएगा, वहां पे यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, सब कुछ तुम्हारा खुलासा हो गया। तो आप चाहेंगे कि आपका कोई भी ऐसा वेब एप्लीकेशन है जिसका सेंसिटिव डेटा जो है, एक्सेप्शन का डिटेल दिखाने के चक्कर में प्रोग्राम क्या करे, पूरा पेज खोल के वहां रख दे, पूरा खाता खोल के रख दे। तो उस कारण से किया क्या जाता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, तो मेरा कोई अपना कस्टम पेज हम बना के रखेंगे, उसको फॉरवर्ड हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है यूज एक्सेप्शन हैंडलर। और यहां पे जो भी आपका कस्टम पेज, मान लो आप लिख दीजिएगा क्या, एक बड़ा सा बढ़िया से डिजाइन कर दीजिएगा और वहां पे लिखिएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो या कुछ भी आप बना के दिखा दीजिए। जैसे अगर आप देखिए कभी अमेजॉन खोलिए, वेबसाइट वेब ऐप, और आप इंटरनेट बंद कर दो, वाईफाई बंद कर दो, और उसके बाद अमेजॉन खोलो। अमेजॉन जैसे ही खोलोगे देखना एक डॉग का पिक्चर आ जाएगा और नीचे लिख देगा नो इंटरनेट, मतलब एक्सेप्शन आया। तो तुमको वो डिटेल नहीं दिखा रहा, वो एक पेज बना के रखा है, वो पेज तुमको दिखा दिया, नीचे तुमको समझ अच्छा इंटरनेट मेरा बंद है, तुम अपना वाईफाई ऑन कर लोगे, तुम अपना नेट ऑन कर लोगे, ठीक है। आज हमारे पास ऐसा समय आ गया कि हम लोग का नेट 24 आवर स्टार्ट रहता है, लेकिन हम लोग वो समय देखें जब 1 GB में पूरा समय काटते थे। तुम लोग में से भी कुछ देखे होगे कि पूरा महीना 1 GB 1.5 GB में हम लोग काट लेते थे। तो उस समय क्या होता था? सुबह उठे, नेट ऑन किए, 5 मिनट सारा मेल चेक कर लिए, थोड़ा फेसबुक स्क्रॉल कर लिए, उसमें फेसबुक चलता था, ठीक है। व्हाट्सएप नया नया आया था 2011-12 में, तो व्हाट्सएप ओपन किया, जो जो मैसेज आया पढ़ लिए, फिर नेट ऑफ कर दिए, फिर दिन भर अपना ऑफिस में काम वाम किए, फिर शाम में आए तो 5 मिनट 10 मिनट ऑन किए। क्यों? कि भाई मेरा 1 महीना चल जाए। तो वहां पे क्या होता था कि कभी कभी नेट ऑफ रह गया, तुम ऑन कर दिए ऐप ऑन किया, तो वहां पे क्या होगा, अगर एक्सेप्शन पेज आएगा तो बहुत यूजर को तो समझ में आएगा नहीं, तो आप कस्टम वेब पेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं इससे। तो आप चाहते हैं कि नहीं, अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो पूरा उसका स्टैक ट्रेस प्रिंट हो, तो हम लोग ये वाला मिडलवेयर यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं,
वो स्टैक ट्रेस प्रिंट ना होके मेरा कोई पेज बना हुआ रहेगा, तो होम के अंदर मान लो एरर नाम का एक्शन मेथड बना दिया और उसके लिए कोई पेज बना दिए, तो वो वहां पे दिखेगा। अब ये वाला एरर पेज में तो स्टैक ट्रेस दिखता है क्योंकि इसमें उस तरह से कोड लिखा गया है। देखोगे ये एरर वाला जो है तो पहले से बनाया रहता है, होम के अंदर नहीं है, तुमको शेड के अंदर मिल जाएगा एरर। अभी नहीं दिख रहा, तो ऐड करना पड़ेगा तब, तो आपको एरर ऐड करना पड़ेगा तब, अभी ऐड किया हुआ नहीं है। अच्छा प्राइवेसी ऐड रहता है, एरर नहीं है। अच्छा हाँ शेड में, हाँ हाँ यहाँ पे है शेड में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो इस तरह का एक कस्टम पेज बना हुआ है डेवलपमेंट मोड ऐसा करके, इसको फॉरवर्ड हो जाएगा, सिंपल बात है। अब इसको तुम अपने हिसाब से जो दिखाना चाहो यहाँ दिखा सकते हो। ये हो गया, पहला तो था यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज है, दूसरा क्या था जो हम बताए, ये देखो अगर तुम्हारा डेवलपमेंट में है तो यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज यूज होगा, अगर डेवलपमेंट में प्रोडक्शन में है तो वहाँ क्या होता है, यूज एक्सेप्शन हैंडलर यूज होता है। यूज एक्सेप्शन हैंडलर क्या है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलर इज अ मिडलवेयर इन ASP.NET कोर दैट कैच अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। कोई ऐसा एक्सेप्शन आया जिसको हैंडल ट्राई कैच से नहीं किया गया आपके प्रोग्राम में, तो ये क्या करता है, एंड रिडायरेक्ट द यूजर टू अ यूजर फ्रेंडली एरर पेज। तो क्या करेगा, जैसे एक्सेप्शन आएगा तो वो स्टैक ट्रेस को प्रिंट ना करके एक यूजर फ्रेंडली एरर पेज होगा जिसका आप यहां पे यूआरएल दिए हुए हैं, जहां पे भी जो भी यूआरएल दिए हुए हैं उस यूआरएल को क्या करता है वो रिडायरेक्ट कर देता है और उस वो पेज को कॉल करा देगा, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है यूजर को दिखा देगा। इट्स मेनली यूज इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट टू अवॉइड एक्सपोजिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। क्लियर कर दिया है, इसका यूज कब होता है, प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट में। डेवलपमेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं कि तुम डेवलप कर रहे हो तो तुमको अगर एक्सेप्शन आ रहा है तुमको पता होना चाहिए कि क्यों एक्सेप्शन आ रहा है, तब ना तुम उसका सॉल्यूशन निकालोगे। लेकिन जब प्रोडक्शन में चला जाता है, जब वो डिप्लॉय हो जाता है, तो वहां पे यूजर को वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखाना है, यूजर को उसके हिसाब से यूजर के हिसाब से एक यूजर फ्रेंडली पेज में रिडायरेक्ट कर देना। तो रिडायरेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि अगर वो env.each डेवलपमेंट नॉट का मतलब क्या हो गया कि वो डेवलपमेंट एनवायरमेंट में नहीं है, प्रोडक्शन में चला गया है, तो वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर यूज कर देंगे। या फिर यहाँ पे जैसे यूज किया हुआ है कि डेवलपमेंट में है तो एक्सेप्शन पेज, और नहीं तो एल्स में क्या है, यूज एक्सेप्शन हैंडलर। ये दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का भी दोनों एक साथ यूज नहीं होगा, दोनों यूज करेंगे लेकिन एक कंडीशनली यूज करेंगे कि डेवलपमेंट है तो ये और नहीं तो ये। उसके बाद होता है ऐप डॉट यूज HSTS। ये क्या है भाई, ऐप डॉट यूज HSTS इज ASP.NET कोर इनेबल्ड HTTP स्ट्रिक्ट। देखो इसका फुल फॉर्म समझो, देखो H फॉर HTTP, S फॉर स्ट्रिक्ट, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सिक्योरिटी। तो ये तुम्हारा क्या करता है, ये ब्राउजर को बोलता है कि भाई जब भी आप रिक्वेस्ट भेजिए मेरे वेब एप्लीकेशन को, तो वो वेब एप्लीकेशन को जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो हमेशा HTTPS से ही क्या आना चाहिए, रिक्वेस्ट आना चाहिए, ताकि मेरा सिक्योर्ड कनेक्शन स्टैब्लिश हो मेरे वेबसाइट से, और जो भी तुम्हारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है वो सिक्योर्ड तरीका से हो। इट टेल द ब्राउजर टू अलाउ यूज HTTPS नॉट HTTP when connecting to your site, even if the user type HTTP, it help protect against man in the middle attack by enforcing secure communication। देखो ये क्या करेगा कि जैसे मान लो पहला रिक्वेस्ट आया, तो मिडिलवेयर को के थ्रू गया, फिर वो वापस जब जाएगा तो आया तभी भी इसके होके जाएगा और जाएगा भी तो इसके होके जाएगा। जब इधर से जाएगा इसके होके, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन डाल के ब्राउजर को भेज देगा कि ब्राउजर को क्या पता चल जाए, अरे इसको जब भी भेजना है तो आपको HTTPS करके ही भेजना है। तो आगे से क्या होगा कि इस ब्राउजर के थ्रू जब भी इस वेबसाइट के लिए कोई दूसरा रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं, तो सपोज वहां पे आप HTTP लिखे भी हैं, तो ब्राउजर ऑटोमेटिक उसको क्या कर देगा, ब्राउजर उसको ऑटोमेटिक HTTPS कर देगा, ब्राउजर ऑटोमेटिक क्या कर देगा, HTTPS कर देगा और आगे भेजेगा। जैसे मान लो तुम कभी भी बैंक का कोई वेबसाइट यूज करो और यहां लिखो http://onlinesbi.bank.in। अब यहां पे तुम इसका URL चेक करो, देखो हम लोग तो HTTP लिखे थे, लेकिन यहां देखो अपने आप क्या हो गया है, HTTPS हो गया। क्यों, क्योंकि ब्राउजर को पता है कभी ना कभी हम लोग इसको ओपन किए होंगे, ये कभी ना कभी गया होगा, तो वहां से ब्राउजर को इंफॉर्मेशन भेजा हुआ है कि भाई इस वेबसाइट को जब भी रिक्वेस्ट करना है तो आपको HTTPS के थ्रू ही करना है, ताकि सिक्योर्ड लाइन बने। और सिक्योर्ड लाइन बनने से क्या होता है, मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक किसको बोलते हैं, कि अगर आपका रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर से, आपके डिवाइस से निकला
और सर्वर को जा रहा है और बीच में कोई हैकर, कोई मैलिशियस एक्टिविटी जो करने वाला है, वो क्या कर रहा है कि जो नेटवर्क के थ्रू डेटा जा रहा है उसमें बीच में घुसा और किसी तरह का डेटा निकाल लिया, इंफॉर्मेशन निकाल लिया, किसी तरह का एडिशनल चीज को पुश कर दिया जो सर्वर तक पहुंच गया। तो उसको, उससे बचने के लिए जब आप तुम्हारा HTTPS में ये चीज नहीं हो पाता है, HTTP प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट जाएगा तो वो हो सकता है मैन इन द मिडिल अटैक, लेकिन अगर HTTPS से हो रहा है तो उसमें सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन बनता है, तो उसमें किसी भी तरह का मैन इन द मिडिल अटैक होने का चांसेस कम रहता है। तो अगर आप वेबसाइट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो ब्राउजर को ही बता दीजिएगा भैया मेरे वेबसाइट में जब भेजो तुमको इसी तरह से भेजना। जैसे मान लो कि एग्जांपल है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जोमेटो वगैरह को ऑर्डर करते हैं, तो अब शुरू शुरू में क्या होता है कि कोई भी पैकिंग नॉर्मल होता था। नॉर्मल पैकिंग होने का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल अपना रबर वबर से, कोई अगर मान लो प्लास्टिक जैसा चाहिए तो रबर से पैक कर दिया या कंटेनर ऐसे ही दे दिया। बाद में देखो कि बहुत जगह होने लगा कि न्यूज़ आने लगा कि नहीं, जो तुम्हारा डिलीवरी बॉयज है बीच में निकाल के खाना खाने लगा। तो अब देखो क्या होता है, वो टेप से सील कर देता है। अगर जोमेटो है तो रेड कलर का टेप से देखोगे इस तरह से पूरा बांध देता है कि फिर खोलते समय धुआं निकल जाता है। तो वो उसको सील करके भेजने लगा कि जब भी आएगा रिस्पॉन्स तो सील करके आएगा। तो खैर वहां तो रिस्पॉन्स आ रहा है, यहां से रिक्वेस्ट ही सील करके जाएगा। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ कि इमेजिन योर बैंक टेल यू फ्रॉम नाउ ऑन ऑलवेज यूज आवर सिक्योर लाइन HTTP इवन यू एक्सीडेंटली ट्राई अ रेगुलर लाइन HTTP, सो नेक्स्ट टाइम इवन यू ट्राई द इनसिक्योर लाइन योर फोन ऑटोमेटिकली स्विचेज टू द सिक्योर वन। तो बोला क्या है कि जैसे मान लो कि जब भी हम लोग अभी बताया ना कि अगर आप एक्सीडेंटली भी टाइप करते हैं HTTP तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसको स्विच कर देगा किस में, HTTPS में। वही काम यहां पे भी कर रहा है कि दैट्स वाई एग्जैक्टली यूज HSTS टेल द ब्राउजर टू डू फॉर योर वेबसाइट। तो जब भी पहला बार भले ही मान लो रिक्वेस्ट चला जाएगा HTTP, लेकिन जैसी पहला रिस्पॉन्स जाएगा तो ब्राउजर के दिमाग में बैठा दिया जाएगा बाबू सुनो, हम अभी रिस्पॉन्स भेज दे रहे हैं पहला बार तुमको, लेकिन आगे से ध्यान रखोगे मेरे पास रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू नहीं आना चाहिए। अगर कोई HTTP डाल भी रहा है तुम मेरा URL देखो और समझ लो कि हाँ ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या चाहिए, HTTPS से ही तुम उसमें S लगाओ और सिक्योर लाइन से हमको भेजो। तो ये कौन करता है, ये करता है यूज HSTS। इसी जैसा एक और भी चीज होता है, लेकिन हाँ ये कब यूज होता है, ओनली यूज इन प्रोडक्शन। ये हमेशा किस में यूज होता है, प्रोडक्शन में यूज होता है। सेंड्स अ रिस्पॉन्स हेडर, और ये क्या करता है, रिस्पॉन्स हेडर भेजता है। स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, तो जब भी वहां से रिक्वेस्ट आएगा, अभी हम बोले ना कि पहला बार आएगा, लेकिन जब यहां से रिस्पॉन्स जाएगा तो रिस्पॉन्स में ये हिदायत दे के भेजेगा कि ठीक है अभी हम एक्सेप्ट कर लिए, पहला प्रोसेस कर दिए, आगे से आपको HTTPS रिक्वेस्ट ही भेजना है मेरे वेबसाइट में, नहीं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद होता है देखो, एक होता है यूज HTTPS रिडायरेक्शन, ये भी उसी तरह का चीज होता है, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम लोग पढ़े ना वहां पे तुम्हारा एक्सेप्शन पेज और एक्सेप्शन हैंडलर, उसी तरह से ये दोनों भाई है, तुम्हारा HSTS और HTTP रिडायरेक्शन, थोड़ा बहुत अंतर है। ऐप डॉट यूज HTTP रिडायरेक्शन इज अ मिडलवेयर इन ASP.NET Core that automatically redirect HTTP request to HTTPS। ये क्या करता है कि ब्राउजर को नहीं बोलता है कि तुम करके दो, ये जैसी मिडिलवेयर में आएगा ये चेक करेगा, अगर HTTPS आया है तो वेरी गुड, और नहीं आया है तो जहां पे ये लिखा हुआ होगा वहां से जब आगे जाएगा, वहां से जब आगे जाएगा, मान लो कि ये मिडिलवेयर 2 है, एक एग्जांपल ले लो कि ये क्या है, मिडिलवेयर 2 है, तो मिडिलवेयर 1 तक HTTP आएगा, और जैसे मिडिलवेयर 2 के पास इसके पास आएगा तो इसके बाद जब नेक्स्ट जाएगा, चाहे वो रिसोर्स तक जाएगा, यहां से ये HTTPS लगा के भेज देगा। मतलब उधर से नॉर्मल आया, लेकिन जहां पे आया वहां से वो सील होके आगे जाएगा, वहां से वो HTTPS लग के आगे जाएगा। तो यहां पे क्या है कि इंश्योर यूजर ऑलवेज कनेक्ट ओवर द सिक्योर कनेक्शन इंप्रूविंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये यही इंश्योर करता है कि ठीक है भैया तुम अगर उधर से भेज भी दिया तो हम यहां पे इसको ठीक करके मेरे पास से आगे गड़बड़ नहीं जाएगा, मेरे पास से जब आगे जाएगा तो वो HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू ही जाएगा। इमेजिन यू रन अ सिक्योर ऑफिस बिल्डिंग, मान लो यहां पे एग्जांपल दिया कि तुम्हारा क्या है, एक सिक्योर ऑफिस बिल्डिंग है। इफ समवन ट्राई टू एंटर थ्रू द अनगार्डेड साइड डोर, मान लो उसमें बहुत सारा दरवाजा है, तो कोई अगर ऐसा ट्राई कर रहा है, यहां पे क्या है, मान लो कि एंट्री करने के लिए तुम्हारे पास कोई कार्ड मिला हुआ है, या कोई मान लो कि तुम्हारा
फिंगरप्रिंट के थ्रू गेट खुलता है या जो भी है, लेकिन कोई ऐसा गेट है जिसमें वो डिवाइस लगा हुआ नहीं है और तुम नहीं चाहते कि वहां से कोई घुस जाए, तुम क्या करोगे, वहां गार्ड बैठा के रख दोगे। कोई आएगा उधर घुसने को, उसका भैया यहां से नहीं, चलिए वो वाला गेट से जाइए, तो वहां पे लगा हुआ जाके जाइए, वहां अपना अंगूठा सटाइए, अपना फेस स्कैन कराइए, अपना रेटिना स्कैन कराइए, चाहे अपना RFID कार्ड को स्कैन करिए और उस गेट से जाइए। तो वहां गेट वो अनसिक्योर्ड है, लेकिन उस गेट से जब घुसने की कोशिश करेगा तो वो उसको क्या करेगा, वहां एक गार्ड बैठा रहेगा जो उसको उस गेट पे भेज देगा जो सिक्योर्ड लाइन है। तो वहां से आया HTTP से, लेकिन वहां से आगे वो क्या करेगा, सिक्योर्ड लाइन से भेजेगा। ये चीज यहाँ पे इसी चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया और इसको यूज करना बहुत आसान है। app.use HTTPS रिडायरेक्शन, ठीक है। नो कंडीशन इट अप्लाई टू द ऑल रिक्वेस्ट, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप कोई समवन विजिट कर रहा है http://example.com, दे रिडायरेक्टेड टू https://example.com, तो वो भेजा ये, लेकिन आगे क्या जाएगा, जब भी जहां ये मिला वहां से आगे क्या जाएगा, ये चला जाएगा। तो HS ये क्या करता था, इसके पहले जो था HSTS क्या करता था, ये ब्राउजर को ही बोलता था कि भाई वहीं से आप बदल के दीजिए। ये ब्राउजर को नहीं बोलता, बोलता तुमको जैसे भेजना भेज लो भैया, मेरे पास आ जाएगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सिक्योर लाइन से भेजेंगे, यहां के बाद कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। उसके बाद होता है app.use स्टैटिक फाइल्स। अगर आप इसको कॉल नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ये क्या इनेबल करता है कि आपके वेबसाइट के अंदर स्टैटिक फाइल्स यूज हो सकते हैं। स्टैटिक फाइल्स का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल HTML का फाइल, CSS का फाइल, जावास्क्रिप्ट का फाइल, चाहे वो तुम्हारा नॉर्मल CSS नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हम लोग का थ्रू बनाया हुआ है, या फिर जो हम लोग लाइब्रेरीज यूज करते हैं, चाहे बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी है, चाहे jQuery का लाइब्रेरी है, या तुम्हारा टेलविंड का लाइब्रेरी है, कोई भी लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी JS यूज हो रहा है, कोई भी CSS यूज हो रहा है फाइल जिसका, या HTML यूज हो रहा है, कोई फॉन्ट यूज हो रहा है, कोई इमेज यूज हो रहा है, तो वो तभी यूज हो सकता है जब आप ये वाला मिडिलवेयर को इनेबल किए हैं या ये वाला मिडिलवेयर को ऐड किए हैं। अगर ये ऐड नहीं किया हुआ रहेगा तो आपका ये सब कंटेंट आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। और ये सारा फाइल्स रहता कहाँ पे, तो दिस फाइल्स आर यूजुअली प्लेस इन द www रूट फोल्डर, हम लोग वहीं पे रखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि इमेजिन योर रेस्टोरेंट हैज अ सेल्फ सर्व सेक्शन लाइक नैपकिन, मेन्यूज, वाटर, कस्टमर कैन ग्रैब व्हाट देयर नीड विदाउट आस्किंग द स्टाफ। देखो, एक तो होता है कि जो डायनेमिक होता है, जैसे मान लो कि जो कंट्रोलर हो गया, व्यू हो गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो फिक्स रहता है कि कहीं पे भी जाओ, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि कोई रेस्टोरेंट में गया, जैसे यहाँ पे बताया गया, तो हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर नैपकिन लेने के लिए, मेनू लेने के लिए, पानी लेने के लिए वो रखा हुआ वहाँ पे पहले से। आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, आपको किसी से रिक्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, और आपको वो कोई देगा भी नहीं। जैसे मान लो कि HTML पेज हो गया तो डायरेक्ट रहता है, उसमें कोड लिखा गया, वो लोड हो जाता है। CSS से जाओ, उसको कोई प्रोसेस नहीं होना है। लेकिन जो डायनेमिक चीज़ है, वो खाना मंगवाना है तो तुमको वेटर को बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए तुमको कंट्रोलर, एक्शन मेथड चाहिए, व्यू चाहिए। लेकिन बहुत सारा चीज़ होता है जो डायनेमिक नहीं होता, स्टैटिक होता, फिक्स रहता है, तो वो रखा हुआ अपना उठा के खा लीजिए। जैसे होता है ना कि छोटा मोटा अगर रेस्टोरेंट छोड़ दो, ढाबा में भी जाओगे तो जब तुम बिल देने वालों को, ढाबा पे मतलब बिलिंग का सिस्टम नहीं कि तुम्हारे टेबल पर बिल आएगा, तुम अगर ढाबा वाला पे के काउंटर पे भी चले जाओ तो वहां देखोगे क्या रहता है, सौंफ और मिश्री रखा हुआ रहता है। तुम पैसा दो और बिना उसको पूछे सौंफ मिश्री उठाओ, फाँक जाओ, होता है ना। तो वो स्टैटिक चीजें, फिक्स चीजें रखा हुआ है, जिसको यूज करना करो, उसमें कोई चीज से पूछने कहने का जरूरत नहीं, उसमें किसी तरह का प्रोसेस नहीं है। तो वो चीज है। तो कस्टमर कैन ग्रैब व्हाट दे नीड विदाउट आस्किंग द स्टाफ, बिना पूछे आप उसको यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट यूज स्टैटिक फाइल्स डज, इट लेट ब्राउजर डायरेक्टली एक्सेस द पब्लिक फाइल्स जैसे स्टाइल शीट, इमेज, ये सब, विदाउट नीडिंग द स्पेशल कोड और टू सर्व देम। तो अलग से कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपका www रूट के अंदर रखा हुआ है, उसको उठाएगा, उसको यूज कर लेगा। तो अगर ये तभी यूज कर पाएगा जब ये वाला मिडलवेयर आप ऐड करेंगे। अगर आप इसको ऐड नहीं करते हैं तो आपके प्रोग्राम के अंदर अगर CSS फाइल यूज किया गया, JS फाइल यूज किया गया, इमेज यूज किया गया, वो कुछ भी यूज नहीं होगा, पूरा का पूरा प्लेन पेज आपको दिखेगा। फिर होता है यूज राउटिंग। अब ये राउटिंग का हम लोग पूरा चैप्टर पढ़े हैं, पता है आपको कि आप चाहें तो अपना जो एक्शन मेथड है, कंट्रोलर है, उसका कस्टम नेम दे सकते हैं। राउटिंग में ही होता है कि जो उसका ओरिजिनल URL है उसके जगह पे आप कस्टम URL, यूजर फ्रेंडली URL, SEO फ्रेंडली URL देना चाहते हैं, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, राउट एट्रीब्यूट लगाते हैं। राउट एट्रीब्यूट तभी काम करेगा जब आप
यूज राउटिंग नाम का जो मिडलवेयर है उसको आप अपने पाइपलाइन में ऐड किए हैं। तो ऐप डॉट यूज राउटिंग इन ASP.NET Core इनेबल द राउटिंग सिस्टम। ये क्या इनेबल करता है? राउटिंग सिस्टम विच मैचेज इनकमिंग रिक्वेस्ट टू द करेक्ट एंड पॉइंट। तो इसका देखो काम क्या है कि आप वहां पे राउट लिख दिए, राउट के ऊपर कुछ भी एक मान लो कि एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे चलेगा। अब ये क्रिएट है, क्रिएट की जगह हम यहाँ पे लिख दिए राउट और यहाँ लिख दिए ऐड प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा कि जो तुम्हारा यूआरएल है वेबसाइट का, मान लो कि मेरा ये वेबसाइट का यूआरएल है www.abc.com, तो आप क्या लिखिएगा? www.abc.com/add-product। वहां कोई आप कंट्रोलर का नाम नहीं दे रहे हैं, कोई आप एक्सेल मेथड का नाम नहीं दे रहे हैं। तो आखिर ये रिजॉल्व कैसे होगा? ये रिजॉल्व करने वाला कौन है? वही भाई साहब है, वो जो मिडलवेयर होगा। तो जब वहां पे रिक्वेस्ट आएगा तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट उसके पास पहुंचेगा, क्योंकि पाइपलाइन में वो भी बैठा हुआ है। वो देखेगा किसका रिक्वेस्ट आया है, तो ऐड प्रोडक्ट का। तो उसके पास ये बताया हुआ कि कैसे इस पर्टिकुलर यूआरएल को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व का मतलब क्या करना है कि कैसे पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए हमको कौन सा एक्शन मेथड को कॉल करना है, वो एक्शन मेथड कौन सा कंट्रोलर के अंदर मिलेगा। तो ये जिम्मेवारी कौन उठाता है? वो उठाता है। तो वहीं से वो आगे भेजेगा, तो आगे वहां पे वो रोक लेगा। एंड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि वहीं पे वो रोक लेगा ये वाला यूआरएल को, ऐड प्रोडक्ट को, और वहां से जो इसका ओरिजिनल यूआरएल है अंदर में पाइपलाइन में आगे क्या भेजेगा कि हाँ ठीक है ऐड प्रोडक्ट है, एक काम करो बाबू, तुम इसमें क्या करो, आगे तुम इसको भेजना कहां पे, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर का तुमको क्रिएट के अंदर भेजना है। तो वहीं पे ये रिजॉल्व होता है। तो रिजॉल्व कौन करता है कि जो यूआरएल है, कस्टम यूआरएल है, उसका एक्शन मेथड कौन है, वो एक्शन मेथड कौन सा कंट्रोलर में है, तो उसको आगे कौन भेजेगा? आगे भेजेगा तुम्हारा ये। जैसे मान लो कभी दुकान में सामान लेने चले जाओ, तो वहां पे मान लो कोई देखो गिफ्ट, हम लोग किसी का बर्थडे गिफ्ट लेने चले गए। अब वहां पे बहुत सारे देखोगे 100 पीस वगैरह रखा हुआ है, वहां पे स्टाफ है, तुम पसंद किए, बोले बाबू ये कितने का है। अब वो देखोगे नया लड़का टाइप करेगा तो बोलेगा रुकिए बताते हैं। वो जाएगा कहाँ पे? वो जाएगा अपना मालिक के पास। अब मालिक क्या करेगा? उसको पलटेगा, वहां देखोगे क्या लिखा हुआ है, कोई प्राइस नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है AXZ। वहां क्या लिखा हुआ है? AXZ। क्योंकि कस्टमर को कभी पता ना लगे, खास करके सब जो गिफ्ट आइटम होता है इसका दाम का कोई माँ बाप नहीं होता है, बहुत प्रॉफिट होता है उन लोग का। इसलिए देखो उसमें MRP वगैरह नहीं लिखा रहता है, उस पर कोई कोड लिखा रहता है ABCD का, कोई भी 3 लीटर का 4 लीटर का। और मालिक बोलेगा हाँ इसका दाम 560 रुपये पड़ेगा। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे कस्टम प्राइस लिखा हुआ है, जिसको रिजॉल्व कौन किया? वो मालिक किया। तो वैसे ही यहां पे एक कस्टम यूआरएल है, इस नाम से तो कोई एक्शन मेथड है नहीं, इस नाम से कोई कंट्रोलर है नहीं। तो जैसे रिक्वेस्ट आएगा पाइपलाइन में घुसेगा, तो ये जो तुम्हारा यूज राउटिंग है इसको पता रहेगा कि वो जो यूआरएल है, ठीक है, वो उसका ये एक तरह से एंड पॉइंट की तरह काम करेगा कि वो यूआरएल यहीं आके एंड कर जाएगा, यहां के एंड कर गया, और यहां सब ओरिजिनल यूआरएल आगे जाएगा। यहां से क्या जाएगा? ओरिजिनल यूआरएल आगे जाएगा। जैसे हम लोग को एक और एग्जांपल से देते हैं तुम लोग। अभी तो बहुत सारा सिस्टम हो गया, लेकिन हम लोग जब बोर्ड्स दिए थे तो उस समय हम लोग को बताया गया था कि हम लोग का जो कॉपी होगा, तो कॉपी में क्या होता था कि ऊपर में एक 6 या 8 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ होता था, और नीचे में भी ऊपर में एक 6-8 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। फिर हम लोग को वहाँ पर हमारा रोल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, बाकी डिटेल्स लिखना है। और एक नीचे में एक बीच में दिखता था कि कैंची से काटने वाला होता ना, वो बना रहा था लाइन, और उसमें सीजर बना रहा था कि यहाँ से कटेगा। तो हम लोग को क्यूरियोसिटी था, तो बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया सर से कि सर ये नीचे में भी एक नंबर लिखा, ऊपर नंबर लिखा हुआ, ऊपर हम लोग रोल नंबर रोल कोड भरे, इस बीच में काटने का क्यों है? तो बोला कि जब तुम्हारा कॉपी यहाँ से बोर्ड में जाएगा, तो बोर्ड में जाने के बाद तुम्हारा ये जो सीजर से काटने वाला ये कट जाएगा, और ऊपर में जो तुम रोल नंबर दिए हो, रोल कोड दिए हो, वो बोर्ड के पास रह जाएगा। और नीचे का पार्ट जिसमें सिर्फ वो नंबर लिखा हुआ है, दोनों में ऊपर नीचे नंबर सेम है, जो ऊपर कट के रहेगा वो बोर्ड के पास रहेगा, और नीचे वाला जो नंबर वाला जो पार्ट है वो रह जाएगा तुम्हारा कॉपी में, और ये चला जाएगा टीचर के पास। तो हम लोग बोले सर इससे फायदा? बोला फायदा ये है कि उस समय क्या होता था ना कि बहुत लोग सेटिंग करता था, पता कर लेते थे कॉपी किस टीचर के पास गया हुआ चेक होने के लिए, और वहां जाके अपना कुछ मार्क्स वार्क्स बढ़ा लेता था टीचर को पैसा देके। तो अब होता क्या था कि वहां पे कॉपी में नाम ही नहीं पता रहेगा, कॉपी में सिर्फ नंबर है, नाम तुम्हारा रह गया किसके पास? बोर्ड के पास रह गया, और कॉपी में टीचर को पता ही नहीं कि वो कॉपी किसका है।
कौन सा कॉपी किसका है, ना नाम का पता चल रहा है, ना उसका रोल नंबर का पता चल रहा है, ना उसका रोल कोड का पता चल रहा, कुछ भी नहीं, वो तो बोर्ड के पास है। फिर कॉपी चेक होके कहाँ गया, कॉपी चेक होके गया तुम्हारा जब वापस बोर्ड में, तो फिर वहां पे क्या किया, वापस वो चेक किया कि अच्छा ये नंबर मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका है, उसका मार्क्स एंट्री करो, कॉपी से नंबर देके एंट्री कर। तो वो ही होता है एंड पॉइंट, कि यहां से तुम्हारा नाम और रोल कोड रोल नंबर बोर्ड तक गया, लेकिन वहां एंड पॉइंट हो गया, वहां से फिर आगे आगे क्या जा रहा है, वहां से आगे सिर्फ एक नंबर जा रहा है टीचर के पास में, ठीक है। तो वही चीज यहां पर होगा कि जो यूआरएल तुम्हारा गया, जो तुम्हारा कस्टम यूआरएल गया, वो तुम्हारा यूज राउटिंग तक जाएगा। यूज राउटिंग क्या करेगा, उसको रिजॉल्व करेगा, और वहां से ओरिजिनल जो उसका क्या है, ओरिजिनल जो उसका एक्शन मेथड है, कंट्रोलर है, रेजर पेज है, वो उसको फॉरवर्ड कर देगा, बोलेगा अच्छा ये इसके लिए आया है। तो यही उसको रिजॉल्व करता है, समझता है कि कौन सा यूआरएल के लिए कौन सा रिसोर्स है। तो ये हमारा यूज राउटिंग होगा, तभी आप राउटिंग का काम कर सकते हैं, राउट वाला आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। उसके बाद है यूज ऑथराइजेशन। ये हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर आप रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो app.use authorization in ASP.NET Core enable the authorization middleware which check whether the user is allowed to access the specific resource or endpoint। endpoint मतलब वही कस्टम यूआरएल। तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये यही चेक करता है कि जिस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट आया है, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए ये भाई सब ऑथराइज है कि नहीं, मतलब इनका जो रोल है, वो जो रोल लेके ये आए हैं, वो रोल उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करने के लिए ऑथराइज है या नहीं है। जैसे मान लो कि आपके पास एक रिसोर्स है अकाउंट, ठीक है, तो यहां से अगर कोई रिक्वेस्ट आया और ये अपने साथ लेके आया कि मेरा रोल क्या है, एडमिन है, जैसे ही आएगा तो ये यूज ऑथराइजेशन क्या चेक करेगा कि इसका इधर से क्या है, एडमिन। यहां देखेगा भाई इसमें यहां लिखा हुआ रोल्स इक्वल्स टू एडमिन, ये एडमिन को अलाउ कर रहा है कि नहीं, कर रहा है तो आगे जाने देगा, और नहीं कर रहा तो शॉर्ट सर्किट करके यहीं से वापस कर देगा, क्या कि अनऑथराइज एक्सेस। तो ये ऑथराइजेशन का काम यही है कि जो तुम्हारा रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन का पूरा देखता है कि भाई ये कौन चेक करेगा। अभी जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो रोल बनाए, हम लोग पीछे बनाए ना, रोल बनाए, यूजर बनाए, पासवर्ड बनाए, उसको कोई ना कोई तो बैठ के वहां चेक करता होगा कि जो एडमिन है वही इसको यूज कर सकता है कि नहीं, यूजर है वही उसको यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कौन किसको यूज कर सकता है, कौन किसको यूज नहीं कर सकता है। तो ये कौन करेगा, ये भाई साहब करेगा। ये सारा प्रोग्राम ही होता है, ये कुछ नहीं है, ये सारा का सारा एक तरह का प्रोग्राम होता है, इसके अंदर कुछ कोड लिखा गया है सब काम करने के लिए। जितना भी तुम्हारा मिडलवेयर है सबके अंदर कोड लिखा गया है। तो ये इसको पता है कि कैसे चेक करना है, तो वहां से कैसे आया उसका रोल कैसे निकालेंगे, फिर जिस रिक्वेस्ट के लिए आया वहां पे जाके चेक करेंगे कि वहां ऑथराइज में क्या रोल लिखा हुआ है, वो दोनों रोल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैच कर रहा तो नेक्स्ट को कॉल करा देगा, मैच नहीं कॉल कर रहा तो यहीं से सीधा शॉर्ट सर्किट करके वापस भेज देगा। तो ये क्या करता है, वही ऑथराइजेशन को इनेबल करता है इट। तो जब तक अगर ये वाला नहीं कॉल कराएंगे तो आप एड में जो हम लोग ऑथराइज के अंदर जो रोल वाला लिखते हैं, ऑथराइज वाला काम करेगा। ऑथराइज क्यों काम करेगा, क्योंकि वो ऑथराइज काम करता है ऑथेंटिकेशन के लिए। लेकिन जो ब्रैकेट में रोल्स इक्वल्स टू एडमिन या एडमिन कॉमा यूजर या एडमिन कॉमा और कुछ लिखते हैं, तो वो चीज काम नहीं करेगा। वो काम कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूज ऑथराइजेशन का। जैसे यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, इमेजिन अ कंपनी बिल्डिंग ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इज चेकिंग द एम्प्लॉइज आईडी कार्ड एट द डोर। आप घुसते समय गार्ड को आईडी कार्ड दिखा के ऑफिस में घुस गए, ठीक है, आप इंप्लॉई घुस गए, लेकिन क्या आप सर्वर रूम में जा सकते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो सर्वर रूम में कौन जाएगा, जो ऑथराइज होगा, जो सिस्टम इंजीनियर होगा, सिस्टम मैनेजर होगा, वो जा सकता है। नॉर्मल कोई भी एक डेवलपर है या और भी कोई मान लो प्यून है या कोई और है, वो नहीं जा सकता है। तो जब सर्वर रूम पे जाएगा तो वहां पे फिर उसको ऑथराइज करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ऑथराइज हैं इसमें जाने के लिए, तो हमको परमिशन है। तो परमिशन के लिए फिर वहां पे दोबारा उसका कुछ ना कुछ चेकिंग होगा, तो दोबारा कौन चेक करेगा, ये यूज ऑथराइजेशन चेक करेगा। तो यूज ऑथेंटिकेशन क्या बोलता है, हु आर यू। ऑथेंटिकेशन बोलता है तुम कौन हो, अपना आईडी पासवर्ड दो, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। वो यूज ऑथराइजेशन का मतलब क्या, कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, वो कौन देखता है, ऑथराइजेशन। अब आ गया ऑथेंटिकेशन पे, ये बता दिया अभी कि ये कौन चेक करता है कि तुम कौन हो। app.use authentication in ASP.NET Core enable the authentication middleware। ये क्या बताता है भाई, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग हु द यूजर इज। यूजर कौन है भाई, उसका एडमिन क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, टिपिकली भाई कुकीज टोकन और अदर क्रेडेंशियल। तो वहां से मान लो कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसमें मान लो JWT आ रहा है, कुकी आ रहा है, या और यूजर नेम पासवर्ड लेकर आ रहा है, तो उसको चेक करने का काम कौन करेगा, यही करेगा।
इट्स द फर्स्ट स्टेप बिफोर चेकिंग व्हाट यूजर इज अलाउड टू डू। क्लियर दिख कर दिया, देखो यूजर क्या कर सकता है उससे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि यूजर सही है कि नहीं है, यूजर जेन्युइन है कि नहीं है, यूजर हमारा है कि नहीं है। तो पहले ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद ऑथराइजेशन होता है। बिल्डिंग में घुसने समय आप आईडी कार्ड दिखाए तो ऑथेंटिकेशन हुआ, और आप ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में आप कौन सा चैम्बर में बैठेंगे, कौन सा वर्क स्टेशन में बैठेंगे, कौन से रूम में बैठेंगे, क्या काम करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका रोल क्या है। तो वो आपका डेजिग्नेशन रोल का चेकिंग कौन करेगा, वो चेकिंग करेगा ऑथराइजेशन। लेकिन आप इंप्लॉई हैं कि नहीं है वो कौन चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन। थिंक ऑफ अ सिक्योर ऑफिस बिल्डिंग, व्हेन समवन एंटर द सिक्योरिटी गार्ड चेक देयर आईडी बैच टू सी हु दे आर, वो चेक करेगा कौन है, दैट्स ऑथेंटिकेशन। तो उसी को ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। वंस देयर आइडेंटिटी इज कंफर्म अनदर चेक ऑथराइजेशन माइट डिसाइड विच रूम दे कैन एक्सेस। तो एक बार जब ऑथेंटिकेशन हो गया तो आप घुस तो सकते हैं, लेकिन आप कौन रूम में जाइएगा, क्या काम करिएगा, वो जो चेक होता है वो ऑथराइजेशन करता है। ये दोनों साथ में चलता है। लेकिन फिर से बता दे रहे हैं कि कभी भी जब लोग ऐड करते हैं तो पहले ऑथेंटिकेशन ऐड करते हैं, देन ऑथराइजेशन ऐड करते हैं। क्योंकि सिंपल लॉजिक है कि आप इंप्लॉय ही नहीं है तो फिर ये सवाल उठता है कि तुम सर्वर रूम में जा सकते हो कि नहीं। तुम इंप्लॉय नहीं हो तो तुम कौन से वर्क स्टेशन में बैठते हो उसका सवाल उठता है नहीं। तो पहले तो तुम अपने आप को साबित करो कि हाँ हम इंप्लॉय हैं, मेरा ये आईडी है, मेरा ये पासवर्ड है। जब वो आईडी पासवर्ड डाल दिए तब पता चलेगा कि हाँ अब आपका आईडी पासवर्ड ये है, तो उससे पता चलेगा अच्छा तुम ये है तो तुम्हारा रोल ये है, तो तुम ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते, तुम यहां जा सकते हो, तुम यहां नहीं जा सकते। उसके बाद होता है यूज सेशन। इसका क्या काम है भाई, ऐप डॉट यूज सेशन इन ASP.NET Core इनेबल session state allow your app to store and retrieve user data across the multiple requests like shopping cart, login info and preference। ये हम आप लोग को बताए थे पहले भी, सेशन का पूरा चैप्टर पढ़े थे हम लोग। जब भी हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो एक यूजर के लिए वहां पे क्या होता है, सर्वर पे एक सेशन ऑब्जेक्ट बनता है। सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, एक सेशन आईडी होता है, प्लस उस सेशन आईडी के बेसिस पे आप यूजर स्पेसिफिक डेटा को टेम्पररी कंप्यूटर के सर्वर के मेमोरी पे स्टोर कर सकते हैं जब तक आपका सेशन चल रहा है। लेकिन वो सेशन ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है, यूज सेशन पे। अगर आप ये वाला चीज को builder.services.add सेशन करते हैं और app.use सेशन करते हैं तो पहले तो ये ऐड सेशन क्या हो गया, एक सर्विस है जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा वो कौन डिसाइड करता है कि यूज सेशन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप app.use सेशन लिखे हैं तब तो आपका ये सर्विस काम करेगा और ऑब्जेक्ट बना देगा जब भी यूजर का रिक्वेस्ट आएगा तो। लेकिन अगर आप इसको यूज सेशन यूज नहीं किए हैं तो फिर आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर सेशन का काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सेशन ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो मान लो कि तुम्हारा लाखों रिक्वेस्ट आता है वेबसाइट में, तो जब जब रिक्वेस्ट आएगा तब तक सेशन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन मान लो कि तुम्हारा वेब एप्लीकेशन के अंदर कहीं सेशन ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं किया गया है, सेशन का काम ही नहीं हो रहा है, तो आप बिना मतलब सर्वर पर लोड क्यों डालेंगे। जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, तो हम बनाएंगे क्यों, सर्वर पर लोड क्यों डालेंगे। तो वहां पे ये लाइन रखेंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, इन केस अगर आपको सेशन का काम करना है, यूजर स्पेसिफिक डेटा को रखना है, यूजर स्पेसिफिक प्रेफरेंस को रखना है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन सर्वर पे रखना है जब तक वो लॉगिन किया हुआ है या जब तक सेशन चल रहा है, तो फिर आपको सेशन का सर्विस ऐड करना पड़ेगा। और सेशन का सर्विस ऐड करना मतलब सेशन यूज करना है। तो अगर सेशन का सर्विस यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ऐप बिल्ड होने के बाद app.use सेशन करना पड़ेगा। और भी कुछ होता है, जैसे अगर देखोगे बहुत समय क्या होता है, एंड पॉइंट एग्जीक्यूशन होता है, एंड यूज पॉइंट, मैप कंट्रोलर रूट, मैप रेजर पेज, मैप गेट, ये सब भी होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखा हुआ होगा आई थिंक। तो हम बोले कि ऐसे हजारों होता है। जैसे मैप कंट्रोलर रूट, मैप कंट्रोलर रूट के बारे में हम लोग बताए थे कि इसका काम क्या है। इसका काम है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है और अगर उसमें कोई URL नहीं बताया गया है, अगर उसमें कोई मतलब पर्टिकुलर कोई एक्शन मेथड, पर्टिकुलर कोई कंट्रोलर को रिक्वेस्ट नहीं किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट कौन से पेज को वो फॉरवर्ड करेगा। जैसे मान लो क्या होता है ना कि होम पेज बताने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि होम पेज आपका कौन सा होगा, कि अगर डायरेक्टली सिर्फ URL डाला जाएगा तो देखो यहाँ पे हम लोग किए थे ना उस दिन कि बार बार होम का इंडेक्स खुलता था, तो हम लोग यहाँ क्या कर दिए, मैप कंट्रोलर रूट में क्या बता दिए कि जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट पेज हमारा कौन सा रहेगा, डिफॉल्ट पेज रहेगा हमारा बिल का इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या रहता है, होम का इंडेक्स। तो ये कंट्रोलर रूट बता सकते हैं कि भाई जो भी अगर आप कस्टम URL कर रहे हैं, या फिर इसका यूज हम लोग एक जगह और देखे थे
कि जब हम लोग राउटिंग करते हैं, एक तो एट्रीब्यूट राउटिंग करते हैं और एक कस्टम राउटिंग करते हैं, तो कस्टम राउटिंग में भी इसका यूज होता है। ये हम लोग कस्टम राउटिंग वाला में देख लोगे। फिर मैप रेजर पेजेस, मैप ब्लेजर पेजेस। अब होता क्या है कि आज के डेट में तुम्हारा वेब एप्लीकेशन के अंदर रेजर पेजेस या ब्लेजर पेजेस भी बनता है। ब्लेजर पेज या ब्लेजर पेज का अलग मान लो उसका एक पूरा कोर्स ही होता है, वो एमबीसी में नहीं आता है। वो एक तरह का बोल सकते हो वो जो तुम्हारा नोड है या एंगुलर है, उस तरह का चीज होता है, जहां पे आप एक पेज बनाते हैं। अब पेज के अंदर ही तुम्हारा वो क्या रहता है, पेज का अपना कंट्रोलर रहेगा, अपना मॉडल रहेगा, वो सारा अलग तरह का कोडिंग होता है। वो एमबीसी आर्किटेक्चर पे का वो भी तुम्हारा क्या रहेगा, ASP.NET ही रहेगा, लेकिन वो एमबीसी आर्किटेक्चर पे काम नहीं करता है, वो तुम्हारा नॉर्मल पेज के आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो पहले रेजर चलता था, अब नया आ गया ब्लेजर आ गया। तो अगर वो सब यूज करना है तो ये सब भी तुम यूज कर सकते हो। ये सबको यूज़ करना पड़ सकता है कि भाई हम रेजर पेज भी यूज़ करना चाहते हैं, ब्लेजर पेज भी यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सब है अलग अलग। तो हम क्या बोले, कैसे बहुत सारा है, 100 ऑफ है, लेकिन ये कुछ कॉमन जो आपको हमेशा puram.cs के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, या अभी तक हम लोग जो पढ़े उसमें हम लोग को लिखना पड़ा है बहुत सारा चीज़, तो वो हम यहाँ पे बता दिए। तो ये हमारा क्या था, सारा का सारा, ये सारा का सारा हमारा बिल्ट इन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कस्टम, कि नहीं है इसमें जो काम हो रहा है उसको छोड़ के हमको कोई और काम करना है, तो हम लोग अपना कैसे मिडिलवेयर बना सकते हैं। प्लस एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, वो भी मिडिलवेयर का अपना अपना कस्टम मिडिलवेयर बना के ही होता है। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, तो वो सारा काम हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ एक चीज और है, अंडरस्टैंडिंग द पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर टू मिडिलवेयर मैटर सिग्निफिकेंटली। हियर अ जनरल गाइडलाइन फॉर द टिपिकल ऑर्डर। यहाँ एक ऑर्डर दिया गया कि ये ऑर्डर को आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे ऊपर एक्सेप्शन हैंडलिंग का होता है, फिर HTTP अगर रिडायरेक्शन यूज करना तो इसको देंगे, फिर HSTS देंगे, फिर स्टैटिक फाइल्स वाला होता है, फिर कुकी का पॉलिसी के लिए जो है अगर वो यूज कुकीज करके एक होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन देखो पहले, उसके बाद ऑथराइजेशन, उसके बाद सेशन, उसके बाद राउटिंग, और फिर एंड पॉइंट एग्जीक्यूशन वाला जो भी हो सबसे लास्ट में रहता है। तो जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सीक्वेंस है, इसको ध्यान देना पड़ता है। तो अगर ऐसा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ऑथेंटिकेशन पहले आता है कि ऑथराइजेशन पहले आता है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो बोलेंगे सबसे टॉप में ऐड करना चाहिए, उसको करना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ रूल है, जैसे ये वाला रूल है, लेकिन बाकी चीज़ है हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक टिपिकल ऑर्डर है कि आपको इस तरह से करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है, किस तरह से आप करेंगे तो आपको बाद में उसको देख के समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। एक स्टैंडर्ड मान के चलिए कि पहले ऑथेंटिकेशन, सॉरी कुकीज पहले होगा, फिर ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथराइजेशन होगा, उसके बाद सेशन होगा, उसके बाद राउटिंग होगा। एक स्टैंडर्ड इस तरह से रहेगा, तो कभी भी हर जगह देखोगे तो स्टैंडर्ड एक फॉलो होता है हर प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि करना है, लेकिन ये दोनों भाई साहब जहां रहेंगे वहां पे बहुत केयरफुली ध्यान देना है। अगला टॉपिक कस्टम मिडिलवेयर, जो हम लोग अगले क्लास देखेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा मिडिलवेयर क्या है, ठीक है, और मिडिलवेयर कैसे काम करता है, कैसे उसका एक मिडिलवेयर से दूसरे मिडिलवेयर में फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड करने के लिए नेक्स्ट मेथड यूज होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट फिर से हम रिपीट कर देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब कोई मिडिलवेयर में ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, ऐसा कोई कंडीशन आ गया, उसको लगता है कि अब हम आगे नहीं भेजेंगे, हमको यहीं से रिक्वेस्ट को वापस भेज देना है, तो वो नेक्स्ट मेथड को कॉल नहीं करता है, नेक्स्ट मेथड को कॉल नहीं करता, तो वहीं शॉर्ट सर्किट होता है और वहीं से रिस्पॉन्स वापस चला जाता है। चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़े, अगले क्लास कस्टम मिडिलवेयर और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग वो हम लोग देखेंगे। चलो बाय।